नमस्कार। आज हम भू संतुलन की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भू संतुलन क्या है, उसका एक सामान्य परिचय की बात करते हैं। हम देखते हैं कि भूतल पर जितने भी पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, झील हैं, महासागर है आदि सभी ये पाए जाते हैं, जिनके आकार में पर्याप्त अंतर हमें देखने को मिलता है। फिर भी ये आकृतियाँ भूतल पर स्थित हैं और इस प्रकार प्रकट होता है कि ये आकृतियाँ एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित हैं। अन्यथा हम इनका देखते हैं कि इनका जो वर्तमान रूप में स्थित रहना बहुत कठिन हो जाता है। जब कभी इस संतुलन में परिवर्तन होता है तो भयंकर भू हलचल है, भू परिवर्तन होता रहता है, जिसको हम भूकंप के रूप में कभी कभी महसूस भी करते हैं। इस प्रकार सामान्य रूप में संतुलन का अर्थ इस रूप में बताया जा सकता है या जाना जा सकता है कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों जैसे पर्वत, पठार और मैदान और गहराई में स्थित क्षेत्रों जैसे झील, समुद्र आदि में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहा जाता है। मैं पुनः बता देता हूँ। संतुलन का जो अर्थ है, भू संतुलन का जो अर्थ है, परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्र जैसे पर्वत, पठार और मैदान और गहराई में स्थित क्षेत्र जैसे झील, समुद्र आदि में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहा जाता है। अब मैं इसमें बात करता हूँ आइसोस्टैटिसी। यह जो शब्द है ये एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका आइसोस्टैटिस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है समस्थिति। क्योंकि हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में या संतुलन के क्षेत्र में जो कार्य है बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था। 1859 में लगभग ये प्रारंभ हो गया था। फिर भी संतुलन शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम अमेरिका के प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता डटल ने 1889 में किया। इनका मुख्य उद्देश्य भूतल के असमतल भागों अर्थात धरातल के बड़े बड़े ऊंचे उठे भाग हैं जैसे पर्वत हैं, पठार है, नीचे धंसे हुए भाग हैं जैसे भागों में जैसे झील हैं, समुद्र हैं, भागों में स्थिरता और संतुलन को स्थापित करना था। डटन का यह मानना था कि पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान और समुद्रिक जो तली के नीचे स्थित पदार्थों का भार बराबर होगा और डटन के अनुसार ही ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा तथा नीचे जो धंसे हुए भाग है उनका घनत्व अधिक होगा। तभी सबका भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा और इस आधार तल को सम दबाव तल, लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर अथवा समतोल तल जो आइसोस्टैटिक लेवल अथवा क्षतिपूर्ति तल कहा जा सकता है। इस तल के सहारे हम ये मानते हैं कि सभी भागों का भार और जो दबाव है लगभग बराबर होना चाहिए। जब किसी कारण से एक भाग का भार या दबाव बढ़ जाता है तथा दूसरे का कम हो जाता है तब भू संतुलन समाप्त हो जाता है। इस संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए क्षतिपूर्ति करना होगा। जब नदियाँ द्वारा और सागर तथा डेल्टाई भागों में निक्षेप होने लगता है, जब डेल्टाई भाग का भार है जो बढ़ने लगता है तथा पहाड़ी भाग का भार कम होने लगता है, फलस्वरूप भू संतुलन समाप्त हो जाता है। इसे स्थापित करने के लिए पहाड़ी भाग ऊपर उठने लगते हैं तथा डेल्टाई भाग नीचे धसकने लगता है और नीचे डेल्टाई भाग का मलबा पहाड़ी भाग के नीचे आने लगता है, ताकि ये जो संतुलन है ये लगातार इसमें बना रहे। संक्षेप में हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी का प्रत्येक भाग नियमानुसार एक स्थिर अवस्था में स्थित होता है। इस दशा को संतुलन की दशा कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन होता है वहाँ पर बराबर धरातली क्षेत्र के नीचे का पदार्थ बराबर द्रव्यमान होता है।
संतुलन के सिद्धांत को साधारण तौर पर हम यह मुख्य तात्पर्य होता है कि पृथ्वी में ऐसा तल क्षतिपूर्ति तल या लेवल ऑफ कंपनसेशन होता है जिसके ऊपर चट्टानों की रचना के अनुसार विभिन्न पदार्थों के विभिन्न भागों के पदार्थों में घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उस तल के नीचे जो घनत्व है वो सर्वत्र समान होता है। किसी भाग के घनत्व तथा ऊंचाई में उल्टा अनुपात होता है, अर्थात ऊंचे भागों का घनत्व कम होगा तथा निचले भाग का घनत्व अधिक होगा। इस प्रकार पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से कम और मैदानों का घनत्व सागर तले से कम होगा। परंतु यहाँ पर ये एक याद रखना होता है कि प्रत्येक भाग क्षतिपूर्ति तल पर बराबर भार रखता है और इस विषय में अनेक प्रकार के मत हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं भू संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रूप में हुआ, कब किया, किसने किया। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भू संतुलन के सिद्धांत का विचार भूगर्भवेताओं के विचार में अचानक आया। सन 1859 ईस्वी में सिंध गंगा के मैदान के अक्षांशों के निर्धारण हेतु भू सर्वेक्षण जियोडेटिक सर्वे जो भारत के सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में हो रहा था, उस समय कल्याण तथा कल्याणपुर नामक दो स्थानों का अक्षांशीय माप त्रिभुजीकरण तथा खगोलीय विधि के अनुसार लिया गया। तो दोनों मापों में 5.236 मिनट का अंतर आया। कल्याण हिमालय से मात्र 60 मील दूर स्थित था। इस प्रकार जब दोनों मापों में अंतर आने का कारण पूछा गया तो सर जॉर्ज एरी महोदय ने बताया कि यह अंतर हिमालय पर्वत की निकटता के कारण था, क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रहा था। इस तरह प्रथम तथ्य का सूत्रपात हुआ कि हिमालय की आकर्षण शक्ति माप में अंतर का कारण थी। जब ये समस्या प्राट महोदय के सामने रखी गई तो उन्होंने एक नई इसकी व्याख्या प्रस्तुति। उन्होंने ये मान लिया कि महाद्वीपों की तरह हिमालय भी सियाल का बना है जिसका घनत्व 2.75 है। इस आधार पर जब उन्होंने गणना की तो यह अंतर और आना चाहिए था, जो कि 15.885 के बराबर था। इस प्रकार प्राट ने इस मत का अनुमोदन किया कि माप का अंतर केवल 5.236 न होकर 15.885 होना चाहिए था, अर्थात हिमालय को पेंडुलम को और अधिक आकर्षित करना चाहिए था। प्राट के अनुसार हिमालय यदि 2.75 घनत्व वाले सेलों का बना है तो वह सही रूप में अपनी आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है। और आगे चलकर एरी और प्राट की जो व्याख्या है ने एक दूसरी समस्या को जन्म दिया, हिमालय की आकर्षण शक्ति का वास्तविक कारण। और इस कारण के लिए उन्होंने अनेक अपने सुझाव भी दिए, जैसे हिमालय एक खोखला भाग है जिसके अंदर चट्टान न होकर बुलबुले हैं। इस कारण पर्वत का भार तथा घनत्व कम होगा, जिस कारण माप में अंतर आ गया। और यह मत सर्वदा काल्पनिक सिद्ध कर दिया गया, क्योंकि यह न्याय संगत नहीं है कि बुलबुले का बना इतना खोखला ऊंचा पर्वत धरातल पर टिक सकता है। दूसरा जो मत इसके बारे में दिया गया था कि हिमालय के ऊपरी अतिरिक्त पदार्थ का संतुलन करके उसके नीचे से कम घनत्व वाले पदार्थों से होता है। इस कारण समस्त भार कम होगा तथा आकर्षण शक्ति कम होगी। फिर हम देखते हैं कि हिमालय की सेल का घनत्व स्वयं कम होगा, जिस कारण पर्वत का भार तथा जो आकर्षण की जो शक्ति है वो कम होगी। और चौथा जो इन्होंने कारण माना कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल होता है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता है, केवल इस तल के ऊपर ही अंतर पाया जाता है। इस प्रकार इस तल के सहारे सभी भाग बराबर रखते हैं और इस आधार पर मान लिया गया कि जितना ही बड़ा भाग होगा घनत्व उतना ही कम होगा तथा जितना ही छोटा भाग होगा उतना ही घनत्व अधिक होगा। जैसे बिगर देन कॉलम लेजर द डेंसिटी एंड द स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। इस प्रकार धीरे धीरे संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ और इस सिद्धांत के विषय में कई विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए जिसमें पर्याप्त अंतर मिलता है। और आगे हम
इस तरह के जो सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है, जैसे सर जॉर्ज एरी की संकल्पना है, प्राट की संकल्पना है, एरी की संकल्पना है, जॉर्ज और बॉबी की संकल्पना है, एफर्ड और बॉबी की संकल्पना है, ही स्किनन की संकल्पना है, इन सब के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो भूतल पर जो पर्वत पठार मैदान झीलें महासागर आदि पाए जाते हैं, इनकी जो इनमें होने वाला जो वास्तविक अंतर है या इनका जो संतुलन है वो किस तरह से बना हुआ है, विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद।